गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट ऑल जोग्राफिकल कॉजेज़ देखे थे मानव की प्रजातियों के उसके लिए, और आज हम देख रहे हैं प्रजातियों में जो मुख्य कारक लास्ट हमने छोड़ा था ग्रंथिरस का प्रभाव वगैरह ये सब देख करके। आज है हमारा प्रजाति विकास का प्रवास कटिबंध। बेटा ये एग्ज़ाम में आता है, इसको माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन या कटिबंध स्तर सिद्धांत भी बोलते हैं। इंग्लिश में समझ में आ गया? माइग्रेशन जोन ZONE जोन थ्योरी ऑफ रेस RACE रेस, क्योंकि रेसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन ये टेलर महोदय ने दिया था। इसको प्रवास कटिबंध सिद्धांत कहते हैं या कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें समस्त मानव प्रजाति का उद्गम जो है मध्य एशिया या कैस्पियन सागर, अरल सागर के पास से माना गया है। और क्योंकि तुम्हें पता है कि मनुष्य की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारी बातें कही गई हैं, पर दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट वन। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अभी मैं व्हाट्सएप पे जो आपको मैप्स भेज रही हूँ वो उसमें फिर देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में मैप के द्वारा समझाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, समझ में भी आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये माना जाता है कि आदिकाल के समय मानव प्रजाति मेनली इस क्षेत्र में रहती थी, यूरोप के मध्य पूर्व में, ठीक है, साउथ पूर्व जो भाग है वाला। यहाँ पर जो प्रजाति हैं उसको नेग्रिटो कहते थे सबसे पहले, और धीरे धीरे यहाँ से प्रजातियाँ बाहर की तरफ खिसकती चली गईं। एशिया के बाहर भी यहाँ प्रजातियाँ बाहर की तरफ हुईं। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जो है, जो प्रजाति थी जो बाहर की ओर हटी, वो उसके साथ पुरानी प्रजाति जो है वो भी केंद्र की ओर खड़ेती रही। मतलब यानी जैसे इसको बात को ऐसे समझो कि जैसे किसी एक जगह पे डेवलपमेंट होता है तो कुछ सालों बाद वो डेवलपमेंट उस क्षेत्र से, उस मुख्य केंद्र से हटकर बाहर की तरफ चला जाता है, या कोई केंद्र बाहर था उसके अराउंड और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो वो सेंटर बन जाता है, बाहरी क्षेत्र के रूप में वो हट जाता है। इसी प्रकार प्रजातियों के अंदर टेलर महोदय ने जो बोला है जोन, इसलिए बोला है क्योंकि इसमें डिफरेंट समय पीरियड, काल के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर आपके मनुष्य प्रजातियाँ निवास करती रहीं। उन्होंने ये कहा कि जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ था वही सब प्रजातियाँ प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसी। अब इसको मैंने उस दिन एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि माया सिविलाइजेशन जो है वो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, है ना। तो ये कहीं मैंने किसी किताब में ये पढ़ा था कि मे बी दे वर द मिक्स रेस विथ इंडियन और जापानीज़, दोनों मिक्स हो गए हैं, और आज भी वो सूर्य की उपासना उसी तरह से करते हैं जैसे हमारे भारत में की जाती है। तो इस प्रकार से वो बाहरी कटिबंध बन गए, और बाद में विकसित प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों के भीतर की तरफ बसती चली गईं। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की समस्त जो मानव प्रजाति हैं उनको हम मध्य एशिया में विकसित हुआ मानते हैं, क्यों इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, फिजिकल ट्रेंड्स जो हैं बदलते जाने के कारण ही मध्य एशिया की जलवायु परिवर्तित होती रही थी। क्योंकि शारीरिक लक्षणों का परिवर्तन उस क्षेत्र के जलवायु के परिवर्तन के साथ साथ इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव डालता है या प्रभावित होता है। टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत के समय जब उन्होंने प्रस्तुत किया था, प्रजाति संबंधी तथ्यों को 8 साध्यों और तत्वों यानी प्रपोजिशंस एंड प्रिंसिपल्स के रूप में वर्णित किया था। पहला, पृथ्वी के विशाल भूखंड में केंद्रीय महाद्वीप यानी सेंट्रल कॉन्टिनेंट जो है अपना एशिया है, यूरोप और अफ्रीका है, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये उसके 3 प्रायद्वीपीय भाग हो गए। माइग्रेंट्स देखिए, एशिया में तो कार्डल हो गया, मतलब पालना, झूला, है ना, यहाँ से ये उत्पत्ति हुए, और अलास्का और साइबेरिया, क्योंकि ये निकटतम भाग है, ये वहाँ से नॉर्थ अमेरिका पहुँचे, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में माइग्रेंट हुए।
जो कि टेलर महोदय ने कहा। दूसरा कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भाग में जो जनजातियों के कटिबंध पाए जाते हैं वो एशिया से बाहर की ओर अधिकाधिक आदिकालीन होते गए। मतलब सेंट्रल एशिया में जो डेवलप थे वो धीरे धीरे बाहर की तरफ हुए, वो प्रिमिटिव होते चले, उनके विकास की गति धीमी हो गई। आदिकालीन, प्रिमिटिव मतलब आदिकालीन। फिर विकास, प्रजातियों के विकास का जो प्रथम तत्व हमने रेस इवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल बताया अकॉर्डिंग टू टेलर, उन्होंने कहा कि सबसे प्राचीन आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीपों के किनारे की ओर जो खदेड़ी गई हुई पाई गई थी, जिसमें आज भी हम देख सकते हैं केप कॉलोनी, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील के निग्रोटिव और टस्मानिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण का जो आइलैंड है तस्मानिया, वहाँ के टस्मानिया आइलैंड के लोग, अबोर्जिनीज जो बोलते हैं हम, है ना, अलग अलग नाम से हमने इनको बोला है। फिर चौथा, प्रजाति विकास का दूसरा जो सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने दिया टेलर महोदय ने, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अंत में विकसित हुई प्रजातियां केंद्र में पाई गई और जहां विकास को उद्दीपन करने वाली शक्तियां समस्त युगों में सर्वाधिक रही। यानी उद्दीपन करने मतलब एस्टिमुलेट करने वाले, जिससे कि उनको लगातार जीवन जीने की शक्तियाँ बनती गई। ठीक है, इस प्रकार से प्रजाति विकास का तीसरा तत्व, जो प्रजाति विकास की प्रगति सबसे अधिक हुई, वहाँ आदिम प्रजातियाँ, भूमि में दबे हुए स्तर, बरीड स्ट्रेटा सबसे अधिक हैं। दबे हुए प्रमाणों के आधार पर हड्डियों की ठठेरियाँ मतलब जॉइंट्स, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनके औजार इक्विपमेंट्स, उनके आर्टिफैक्ट्स, शिल्प उपकरण, स्थानों के नाम, उनके लोक कथाएँ, फॉकटेल्स या फोकलोर्स आदि हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा टेलर महोदय ने कहा अपने 5वें प्रमाण में। छठा प्रमाण टेलर महोदय ने दिया, चौथा प्रमाण दिया विकास के दोनों क्रमों में क्रम जो है दोनों ओर से एक ही रहता है, चाहे वो केंद्र से बाहर की तरफ जाएं, चाहे वो बाहर से केंद्र की तरफ आएँ, तो परंतु वो होता कटिबंध के रूप में। मतलब कोई यदि हम सोचें कि बहुत ही लीनियर वे में डेवलपमेंट होगा, नहीं, वो बहुत विस्तृत पट्टिका के रूप में डेवलपमेंट होता है। 7th निष्कर्ष यह निकाला उन्होंने कि आदिम प्रजातियां जो हैं, प्रिमिटिव रेजेस जो हैं, ठीक उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ था। मतलब दे हैव शिफ्टेड और माइग्रेटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। उत्पत्ति उनकी कहीं और हुई है और पाई हुई कहीं और जाती हैं, उद्भव कहीं और हुआ है। उद्भव मतलब ओरिजिन ऑफ रेस। फिर उनका लास्ट जो पॉइंट है 8वां पॉइंट, उसमें उन्होंने बोला कि यूरोप, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी प्रमाण हमको यहाँ से मिले हैं, मध्य एशिया से ही सारे सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री प्रवास हुए हैं। और आज हम इसे देखें तो तुर्किस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में वहाँ मतलब इन क्षेत्रों से मध्य एशिया से बाहर की ओर प्रजातियाँ की ओर जातियाँ गईं। तो टेलर महोदय ने इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में हुआ। सबसे पहले विकसित प्रजाति मध्य एशिया में अधिकतम दूरी पर मिली, उसके बाद विकसित प्रजातियां अपने उत्पत्ति स्थल के पास मिली। विकसित वाली जो डेवलप्ड हो गई थी, जिनके पास स्टिमुलेशन के जो कारक थे, जीवन जीने की उत्तम दशाएं जिसे हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में, पर एग्जैक्टली तो स्टिमुलेशन होता है जो आकर्षित करते हैं। जैसे हम कहें आज के समय में हमें क्या स्टिमुलेट करता है, गांव के लोगों को शहर और शहर के लोगों को महानगर, इस तरह से स्टिमुलेशन के जो कारक हैं, इस तरह से प्रजातियां प्रसारित होती गईं। ये कारक उन्होंने दिया टेलर महोदय ने। इसको बोलते हैं हम आपका कटिबंध स्तर सिद्धांत। कहने का मतलब कि प्रजातियों का उद्भव इस तरह से होना संभव हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये इस जोन स्ट्रैटा थियरी भी बोलते हैं इसको। अब हमने प्रवासों के आधारों को लेना है, वर्गीकरण के आधारों को, प्रजाति वर्गीकरण की सीमा, उनके शारीरिक लक्षण, जिसमें उनकी सिर की बनावट, उनकी शिरस्य सूचकांक, है ना, और देन आपके
नाक का अनुपात या उसका नेज़ल इंडेक्स, देन जबड़ों का फैलाव, है ना, प्रोग्नेटिशम, देन कैपेसिटी ऑफ द स्कल यानी कपाल की धारिता कि कितना उसमें सरसों का जो भरते हैं उसके आधार पर कितने घन सेंटीमीटर है, केशों की बनावट, बाल कैसे हैं, घुंघराले, सीधे, किस तरह के हैं, देन शरीर का कद, नाटा आदमी हमारा 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक है, 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर मझला आदमी, और 169 से 172 लंबा आदमी, और 172 से अधिक लंबे कद का आदमी। इस प्रकार से नेत्रों की बनावट, ऑर्बिटल इंडेक्स कि उसके गोलाक जो छिद्र है उसकी लंबाई चौड़ाई किस तरह से है ना। तो जैसे ऑस्ट्रेलाइड लोगों का है वो है 87, नेग्रेटो प्रजाति का है 80, मेडिटेरियन प्रजाति का है 88, अल्पाइन एंड मोगोलाइड प्रजाति का है 92 से 99 तक। ये मतलब ये फिक्स कर रखा है, ये हाँ आप और हमको सिर्फ याद करना है समझ करके, और ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए तैयार रहना है। फिर त्वचा का रंग, ये भी आपका पीला भी होता है, गुलाबी भी होता है, काला भी होता है, चॉकलेट कलर भी होता है ना। श्याम वर्ण जिसको बोलते हैं ना हम, ब्लैक स्किन्ड, चॉकलेटी होता है, काले को ब्लैक ही बोलेंगे। हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की डार्क ब्राउन होती है या जैतूनी ऑलिव कलर की होती है, मेडिटेरियन प्रजाति के हल्के भूरे रंग की या गोरी होती है, मंगोल प्रजाति की पीत वर्ण येलो और या गोरी होती है। तो इस प्रकार से हमारी स्किन के ऊपर मध्य यूरोप में कुछ लोग हैं जिनका रंग अभी भूरा हो गया है, और ऐसे ही हमारे जो आनुवांशिक जो हेरिडिटरी कॉजेज़ हैं वो भी असर करते हैं, और हमारे बालों के रंग, हमारी आँखों का रंग, हमारी त्वचा का रंग, ये सब आपके हेरिडिटरी के साथ साथ आनुवांशिक के साथ साथ आपके जलवायु संबंधी कारकों का प्रभाव भी इसमें पड़ता है। ऐसे ही कुछ जातियों में स्पेशल लक्षण होते हैं। मंगोलाइड प्रजाति के लोग जैसे उनकी आंखें तिरछी होती हैं, है ना, और उनके नेत्रों की पलकों के मोड़ जो होते हैं वो बहुत ही विकसित होते हैं, उनकी गालों की हड्डियां बहुत एक टिपिकल उभरी हुई होती हैं, तो चौड़ा चपटा मुंह होता है, गाल उनके ऊपर उठे होते हैं, और फोरहेड जो उनका सपाट होता है। अफ्रीकन लोगों में भारी हावी लोअर्स होती हैं लोगों के। बुशमैन्स और हिटेनटॉट स्त्रियों में खासकर इस तरह की स्थिति दिखाती है, जिसको हम जैसे होता है ना कई आजकल तो हम बड़े इस तरह से बोलते हैं एप्पल शेप बॉडी और लोअर बॉडी और ये हायर बॉडी, इस तरह से। तो उनका लोअर भाग जो है बहुत वो होता है। त्वचा के वर्ण में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, कपाल खातांग में भी बहुत पड़ रहा है, क्योंकि मिक्सिंग हो रहा है ना, इसलिए इस प्रकार से केशों की आकृति में भी बहुत असर पड़ रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये जैसे सिर के साइज़ की हम बात करें, 75 से कम जो होता है वो दीर्घ सिरस कहलाता है, 75 से 80 होता है वो मध्य सिरस कहलाता है, 80 से अधिक होता है वो लघु सिरस कहलाता है। तो बच्चों, नाक की लंबाई, नाक सूचांक निकालना हो तो नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100। केश खातांक निकालना हो तो केश का ऊर्ध्व कट क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई अपॉन के क्रॉस सेक्शन केश के ऊर्ध्व काट की लंबाई, चौड़ाई या लंबाई इंटू 100। तो ये इस प्रकार से कुछ फॉर्मूलाज़ हैं जो आपने पूर्व क्लासेस में पढ़ रखे हैं, और इसको आप हल्का सा याद कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।